हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम और बिहार में बाढ़ से जो भयंकर हालात हो रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छा करंट टॉपिक है 2020 का। साथ ही समझेंगे कि बिहार और असम में जो बाढ़ के हालात आए हैं उनसे किस तरीके के करंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ मुख्य स्पोर्ट पर भी बात करेंगे, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सो प्लीज मस्ट वॉच एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार फ्लड। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बाढ़ आने से लगभग बहुत जान माल की हानि हुई है। बहुत इंसानों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान जा चुकी है, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो है 8 जिले, जिनमें है दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर शामिल है। और आए दिन आप न्यूज चैनल में सुनते रहते हैं कि बिजली गिरने से रोज मौत हो रही है। तो बिहार में बिजली गिरने से लगभग 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसके अलावा बाढ़ से बिहार का जो सबसे प्रभावित इलाका है वो उत्तर बिहार है। और इसमें जो मुख्य नदियां हैं वो 8 नदियां हैं, जिसमें कोसी है, कमला है, बागमती, गंडक, अधवारा समूह की नदियां हैं, बूढ़ी गंडक, घाघरा एवं महानंदा शामिल है। और इन नदियों ने वहां पर रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिनमें से लगभग 5 नदियां कोसी, कमला, बागमती, गंडक और घाघरा ने कुछ ज्यादा ही वहां पर भयंकर रूप धारण कर रखा है। इसके अलावा बिहार बाढ़ से तो परेशान चल ही रहा है, इसके अलावा वहां पर कोरोना के केसेस भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वर्तमान में कोरोना से लगभग 208 से ज्यादा वहां पर मौतें हो चुकी है। इसके अलावा 25,000 से संक्रमित केसेस वहां पर चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार में। ये एक रिवर मैप है। इस रिवर मैप में हम सिर्फ घाघरा, गंडक, बागमती, कमला और कोसी के बारे में ही बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये पांचों नदियां नेपाल से आती है और इन दिनों आप जानते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में मनमुटाव भी चल रहा है। तो इसको लेके हो सकता है कि करंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं घाघरा। घाघरा नदी हिमालय से होती है, नेपाल से होती है, बिहार के अंदर आती है और बिहार उत्तर प्रदेश में होते हुए ये अंत में गंगा में चली जाती है। और जब ये उत्तर प्रदेश में जाती है तो ये अयोध्या के किनारे इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम गंडक। गंडक भी नेपाल से आती है, नेपाल से होते हुए अंत में ये भी गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है और इसको नारायणी नदी के नाम से बिहार में जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बागमती रिवर। ये भी नेपाल से आती है और बूढ़ी जो गंडक है, बूढ़ी गंडक, जो कि गंडक के समांतर चलती है और पूर्व में चलती है, इसलिए इसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। और ये बागमती रिवर है, ये बूढ़ी गंडक नदी में मिलकर अंत में ये भी गंगा में मिल जाती है और ये लगभग 394 किलोमीटर है। इसके बाद आती है कमला नदी। कमला नदी ये भी घूघरी नाम से चलते हुए कोसी से मिलते हुए अंत में ये भी गंगा में मिल जाती है। ये मिथिलांजलगंज एक जगह है बिहार में, वहां पर इसको गंगा के बाद दूसरी पुण्य दायिनी नदी माना जाता है, उर्वरा शक्ति नदी माना जाता है। इसके अलावा नेपाल से कोसी नदी भी आती है और कोसी नदी का रोल बिहार में बहुत ज्यादा है, ये बहुत भयंकर तबाही मचाती है। आप जानते भी कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। बात करते हैं कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये हिमालय से ये कोसी नदी निकलते हुए नेपाल से होते हुए और ये इंडिया में घुसते हुए ये अंत में गंगा में मिल जाती है। इस मैप को आप अच्छे से देखिए। हिमालय से निकलते हुए, नेपाल से होते हुए, इंडिया में आते हुए ये अंत में गंगा में आ जाती है। अब बात करते हैं कि बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि पहले कोसी नदी की कोई स्थायी धारा नहीं थी, फिर इसको तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रण दिशा दी गई और कोसी नदी की धारा को बदल दिया गया। लेकिन इससे बिहार में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आजादी के पहले कोसी नदी जब आती थी तो वो स्वयं अपनी दिशा तय करती थी, लेकिन बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट आई आजादी के बाद तो उन्होंने तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित किया और नदी की धारा को बदल दिया। इससे और ज्यादा बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगी और आप जानते हैं कि हर साल कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आती। इसके अलावा जब कोसी नदी नेपाल के
ये पहाड़ से निकलकर, कोसी नदी जब नेपाल से पहाड़ के निकलकर बिहार के मैदान में आती है तो कोसी के बेसिन में जो बालुआ मिट्टी होती है उस पर मक्का की खेती की जाती है। अगली बात करते हैं हम असम में भी बाढ़ से बहुत बुरी स्थिति पैदा हुई है। लगभग 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा तबाही मची है वो जिले हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, दुगरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरीगांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि काजीरंगा पार्क जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसका लगभग 90% हिस्सा डूब चुका है। और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम आते हैं हमको असम याद आता है। उसने वहां पर एकमात्र ऐसी नदी जिसने असम में भयंकर तबाही मचा रखी है। इसके बाद बात करते हैं हम असम में मरने वालों की संख्या अब तक 123 से ज्यादा हो चुकी है और लगभग 27 लाख से ज्यादा लोग वहां पर प्रभावित है। फिर बात करते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आसाम का एक गर्व है, प्राइड है। और वो क्यों है, उसका रीजन यही है कि वो एक सींग वाले गेंडे का संरक्षक कहा जाता है। जो लुप्त होते जा रहे हैं गेंडे हाथी, उनको जो संरक्षक देने का काम कर रहा है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 2006 में इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया था। इसके अलावा 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो ये कुछ मोस्ट है और यही सबसे ज्यादा मोस्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क से। ये आप देख सकते हैं एक सिंह गेंडे वाले का हाथी का ये इमेज है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। आप ध्यान से इस मैप को देखिए, ये तिब्बत से होते हुए भारत में आती है और भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट है। ये देखिए तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट होता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे लंबी नदी है, इसकी लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और याद रहे कि ब्रह्मपुत्र रिवर को सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको तिब्बत में सापो, अरुणाचल में ढींग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश के अंदर जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देखिए आप, तिब्बत में सापो, अरुणाचल में ढींग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश के अंदर जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की जब सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो उसको जमुना, और जब गंगा बांग्लादेश की सीमा में जाती है तो उसको पद्मा। इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र और गंगा या फिर जमुना प्लस पद्मा ये मिलकर जब संयुक्त धारा बनाती है तो इसको मेघना कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। माय फ्रेंड्स, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। हार्ड वर्क कीजिए, पहले से रिजल्ट के बारे में ना सोचिए, बट जब आप मेहनत करते करते जब आगे जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अब हमको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो प्लीज वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।